नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। और आज जो बात करेंगे, एक तो ये कि मार्केट में जैसे आपने देखा है कि नाउ डेज़ पिछले काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा है और चीज़ें, उसके कंसिक्वेंसेस बहुत सारे आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं। शेयर वाइज भी अगर देखा जाए तो रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं, या बने हुए रिटर्न्स जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे समय में एक विमुखता जो होती है ना मार्केट से, कि भाई मार्केट से पैसा बनता है, बिजनेस के हिसाब से लगा रहे हैं और चीज़ें हैं, मल्टीप्लाई होगा, पैसा बनने का। देखो, फ्री में कहीं से पैसा नहीं आता है। पैसा बनाने के लिए आपको अपने, और ये भी कहा जाता है कि नहीं देखो यार, कोई शेयर बता दो, कोई टिप बता दो, वहाँ से पैसा बन जाएगा, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। और हर आदमी कुछ समय व्यतीत करने के बाद में मार्केट में ये समझ के चलता है कि मुझे मतलब काफ़ी हद तक बहुत कुछ आ गया, मैं अपना पैसा बना लूँगा, जो कि दूसरों को नहीं पता है। ये भ्रम में रहता है कि आपने जो भी सीखा है मार्केट से सीखा है, लोगों से सीखा है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से सीखा है। तो कोई भी ऐसी नई चीज़ आपने नहीं सीखी है जो कि पहले के लोगों को पता ना हो या आने वाले लोगों को पता ना चलेगी। ठीक है, हाँ, अब वहीं पे जो पॉजिटिविटी होती हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, उनको कलेक्ट करके, इम्प्लीमेंट करके, अपने रिस्क एपेटाइट को समझते हुए, आगे बढ़ते हुए चीज़ों को मतलब करते हैं हम लोग। वहाँ पे कभी अप्स एंड डाउन्स, और मार्केट का ये नियम है कि वो कभी भी आपको, जो प्लेन्स होते हैं ना, जैसे अपने आप रोड चलो तो प्लेन्स में जो रोड होती है वहाँ पे क्या है कि आप आराम से बढ़ते हुए चले जाओ, कहीं हम्प नहीं आएगा, कहीं कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कहीं पे भी आपको गियर बदलने की ज़रूरत नहीं है, स्मूथ रनवे एक्सप्रेसवे की तरह। मार्केट आपको अगर ऐसा दिखाई पड़े तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मार्केट का जो सिचुएशन होता है वो एक तरह से हिमालयाज या माउंटेन्स की तरह से चलता है, कि चाहे कितना भी अच्छा शेयर हो, चाहे कंपनी हो, चाहे जो भी हो, वहाँ पे आपने देखा होगा अप जाएगा, डाउन जाएगा, फिर कुछ अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा, और उन सभी के रीजंस आपको मतलब मिलते रहेंगे। हिस्ट्री उठा के देख लो, शेयर ने कभी परफॉर्मेंस दिया है या कभी परफॉर्मेंस या गिरा है, तो भी ये मैं उन कंपनीज की बात कर रहा हूँ जिन्होंने फ्रॉड नहीं किया। मैं आपसे ये कहता हूँ कि मार्केट में ऐसे असंख्य शेयर हैं जहाँ पे पैसा लगता, पुराने समय की बात कर लो तो पैसा बन जाता। आज के समय में भी इवन हम लोग अगर 4 5 6 साल की पुरानी बात करें, जब से मार्केट में मतलब हम ज़्यादातर लोग आए हुए हैं, वहाँ पे हम जब देखते हैं तो ये देखते हैं कि भाई मार्केट में अगर हमने इस शेयर में लगाया होता तो पैसा इतने गुना हो गया होता, इतने गुना। मैं कुछ चार्ट्स बेसिस पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। और ये आज भी ये समय है, अभी पिछले 1 सवा साल से, मतलब 1.5 साल से करीबन स्ट्रगल कर रहा है मार्केट। उसके रीजंस बहुत सारे हैं कि कहीं पे वॉर है, कहीं पे टैरिफ है, कहीं पे ट्रेड है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, बहुत सारी चीज़ें मतलब हैं। और इंडिविजुअल कंपनी, मैंने आपको दो बातें, एक रूल तो इस बात का है कि कोई भी कंपनी आप डिसाइड करते हैं तो उसमें उसके मार्केट कैप के हिसाब से लगभग उसकी सेफ्टी डिसाइड होती है कि भैया वो कितना सेफ है। यानी कि अगर कोई लार्ज कैप बन चुकी है कंपनी, तो वो भले ही रिटर्न बना रही है, नहीं बना रही, डिविडेंड देती है वो ज़्यादा, उसका डिविडेंड का रेशियो बढ़ता चला जाता है, और एक तरह से कह सकते हैं ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। लेकिन फ्रॉड के सिचुएशन में तो फंसेगी नहीं। तो कहोगे सर तो फिर हम वहाँ सेफ्टी के साथ पैसा लगा लें। मैंने बोला आपको अपने स्किल्स पे भी थोड़ा सा काम कर लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स रहे हैं जिन्होंने, अगर उस समय पे आपने पैसा लगाया होता और वो माउंटेन्स वाली जर्नी वो शेयर दिखाता अभी, लेकिन अगर आप बने रहते तो जो है कि आप एक बहुत ही हैंडसम रिटर्न के ऊपर खड़े होते। उसमें मतलब ऐसा नहीं होता कि जितने रिटर्न्स आपने बना भी लिए हों मार्केट में, लेकिन उसने उतने रिटर्न्स नहीं बनाए हुए होते। लेकिन क्या वो जर्नी सस्टेन कर पाते, उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा बात करेंगे। पहली बात तो थोड़ा एक राउंड रिव्यू ले लूँ आप, मतलब मार्केट में तो आपने देखा होगा कि से मतलब मार्केट में जो गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है, 25,000 के आसपास कंसोलिडेशन दे रहा है, पहले 1 1.5 साल से स्ट्रगल कर रहा है, हर सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है, सब चीज़ें आपने देखी। और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न जो है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं लगातार जो उनकी सेलिंग कंटिन्यू है, और डीआई तो अपना जो थोड़ा बहुत बाय कर रहे हैं वो ठीक है। तो मार्केट इन्हीं लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, अब इस पे कि मतलब फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा नहीं है, देखो इंडियन मार्केट के केवल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट क्यों नहीं ऊपर उठ रहा, क्यों मार्केट सितंबर 2024 के हाईएस्ट को क्रॉस नहीं कर रहा। वैल्यूएशन अभी क्या हुआ, अगर मार्केट सितंबर 2024 से लेके अभी तक में मार्केट ने परफॉर्मेंस नहीं दी है,
तो क्या देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, रेपो रेट भी कम हुआ आरबीआई का, और भी चीज़ें हैं, सब कुछ है। सर बढ़ तो सब कुछ रहा है, लेकिन मार्केट क्यों नहीं चल रहा है? मैंने बोला ना, मार्केट रिजर्व करता रहता है चीज़ों को। अगर मार्केट की वैल्यूएशन 26,000 पे सितंबर 2024 में जो भी मार्केट के हाई था वहाँ पे जो 26,000 की वैल्यूएशन थी, वो अगर मार्केट की जो वैल्यूएशन बनती थी वहाँ पे, उसके कंपैरिजन में आज की तारीख में वैल्यूएशन अगर वापस 26,000 पे जाता है तो वैल्यूएशन वो वाली नहीं रहेगी जो सितंबर 2024 में। क्यों? क्योंकि देश बढ़ चुका था आपका, देश में आपकी जीडीपी बढ़ चुकी थी परसेंटेज वाइज, जो आप देख रहे हो क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर नो ईयर, मतलब एक साल ही हुआ लगभग, लेकिन एक बात है, तो देश ने या फिर मार्केट ने हाइप ज़्यादा दे दिया था, जिसकी वजह से कंपनियां की वैल्यूएशन, वो प्राइस जो है वो महंगा था, मार्केट ने करेक्ट किया, या जो है हम लोग उस लेवल पे आ गए, या ये हो सकता है कि वैल्यूएशन उस समय सही हो और हम अभी जो है ज़्यादा करेक्ट वैल्यूएशन पे अच्छी कंपनियां हमें दिखाई पड़ रही हूँ। ये सब चीज़ें हैं। अब वो कैसे पता चलेगा कि भाई ठीक है, मान के चलो कोई एक कंपनी है, उसका एक शेयर है, वो आपने ऑल टाइम हाई देखा सितंबर 2024 में, ठीक है, अब वो वहाँ से 35% 40%, अच्छे से अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूँ, जिसने कभी फ्रॉड नहीं किया, जो कंपनी एक रेस्पेक्टेबल लेवल पे आ गई, या जो कंपनी ने रिजल्ट्स भी ओके दे रही है, तो कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, अरे यार नहीं, कुछ यहाँ पे जीएसटी लग गया, वो न्यूज़ चलती रही, वो पहले भी रही और आगे भी रहेंगी। नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर कंपनी, मैं किसी भी कंपनी की मैं जनरली बात कर रहा हूँ। तो क्या अब आज अगर वो सस्ता मिल रहा है या 35-40% नीचे ऊपर से डाउन मिल रहा है, कंपनी ने कोई फ्रॉड नहीं किया, तो क्या उसे एक्यूमुलेट करना चाहिए? नहीं सर, अब इसमें नहीं, ये बड़ी कंपनी होगी। हाँ, डेफिनेटली बड़ी कंपनी के कंपैरिजन में उस वहाँ पे रिटर्न्स जो है कह सकते हैं कि एक स्लो पेस में होंगे, वहीं पे छोटी, तो फिर इस हिसाब से नैनो कैप में पैसा लगा देना चाहिए, तो रिस्की भी तो बहुत हो गया। तो आपको अपनी स्टडी और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कह सकते हैं कि डिसीजन लेना आना चाहिए। अभी आपको थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे बाइंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं, उन सब चीज़ों पे रिकमेंडेशन किसी चीज़ का नहीं है। उससे पहले थोड़ा सा आउटलुक ले लिया जाए कि अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं इंडियन मार्केट, मतलब एक तरह से सेलिंग कंटिन्यू, रीजंस चाहे जो भी हो, मतलब लगभग साल भर का है, जो मैंने कल का जो वीडियो आपको दिया है वहाँ से आप देख सकते हो, और एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्कशन होता रहता है, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये अभी जैसे एक न्यूज़ निकल के आई कि भाई जेपी मॉर्गन ने जो है उन्होंने बोला कि नेक्स्ट जो 20 ईयर्स में है इंडियन जो मार्केट की वैल्यूएशन जो अभी है लगभग $5 ट्रिलियन के आज की तारीख में बोल रहे हैं, लेकिन आने वाले 20 सालों में जो है $20 ट्रिलियन के करीब का मार्केट इंडियन मार्केट होगा। ठीक है, उन सब चीज़ों के रीजंस दिए हुए हैं, ये पढ़े, तो ये सब चीज़ें ये रिसर्च एनालिस्ट वगैरह बता रहे हैं। अब आप यही समझ लीजिए कि अगर $20 ट्रिलियन की मार्केट का साइज, अगर इंडियन मार्केट का साइज हो जाता है आने वाले 20 सालों में, आज $5 ट्रिलियन का है, तो आज का लगाया हुआ पैसा 20 साल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा समय नहीं है, पता नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि आप वो पैसा लगा रहे हो मार्केट में जिस पैसे की आपको जल्दी से ऐसी कोई सेविंग वाला लगा रहे हो, ऐसी कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ भाई आपने सब कुछ लगा के बैठ गए हो, पूरा एकदम से जी रहे हो जीवन, चीज़ें चल रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। हाँ, ये है कि इस पैसे को कभी ऊपर नीचे तो वो हार्ट बीट्स चलती हैं, मैंने इतनी मेहनत से कमाया, और यहाँ तो पैसा जो है मैं महीने में अगर 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाता हूँ, और यहाँ तो पोर्टफोलियो का साइज अगर बड़ा है तो 1 लाख ऊपर 1 लाख नीचे 1 लाख ऊपर, ये तो मेरी मंथली सैलरी एक घंटे में ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, ऐसी फीलिंग आने लगती है, तो वो डर एक क्रिएट होता है। मैं अभी जर्नी थोड़ा और आपको दिखाऊंगा, उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और मैं ये वाली कवर कर देता हूँ उसके बाद, कि अभी जो जिस तरह के स्टेटमेंट्स जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहे हैं, जगह जगह पे चीज़ें हो रही हैं, कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं वो कभी कुछ बोलते हैं, उनके जो सीनेटर्स में और जो लोग हैं वो बोलते हैं। अभी इन्होंने जो नया एक चीज़ कही है कि भाई स्टूडेंट वीज़ा पे इंडिया से बहुत से लोग जाते थे, ठीक है, तो रेट भी कम हो गया अभी जाने का। जो बंदे जो 2025 में जब से ट्रंप प्रशासन ने इस तरह की चीज़ें करने का जो एक हिंट दिखाई पड़ा वीज़ा और इन सब चीज़ों में, और भी उससे पहले भी जो उन्होंने स्ट्रगल दिखाने की कोशिश करी, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स भी जो है का वहाँ के लिए अप्लाई करना थोड़ा कम हो गया है कंपेयर टू अर्लियर टाइम। तो उसका एक ये मैंने पूरा ये पढ़ा था, उस सब चीज़ों को मैंने देखा। लेकिन ये सब चीज़ें जो कहते हैं कि इन्होंने बोला कि भाई आप स्टूडेंट वीज़ा पे जो आए हुए लोग हैं स्टडीज़ के लिए, उनको जो है वर्क ऑर्डर्स मत दीजिए, काम मत दीजिए, काम देंगे तो वो जो है कह सकते हैं कि अमेरिकन के काम को छीन रहे हैं, ये है वो है। तो कोई स्किल्स होंगी तो इंडिया कह सकते हैं वर्ल्ड में उसी को दिया जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस देता है, बिजनेस काम करता है, जो भी कंपनी होती है वो बिजनेस दे रही है, वो उसे ये फर्क नहीं पड़ता है कि ये अमेरिकन है, कि ये इंडियन है, कि ऑस्ट्रेलियन है, कि ये चाइनीज़ है।
ठीक है, वो ये देखता है कि भाई ठीक है, अगर मेरे को ज़्यादा टैलेंट मिल रहा है और इतने पैसों में मिल रहा है, जो कि अमेरिका में ट्रेंड करके उस चीज़ को तैयार करने में मुझे समय लगेगा, तो जिसने मेहनत करी वो है, तो वो वही हिसाब से, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट्स देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने कभी और भी चीज़ें कवर करूँगा, उससे पहले मैं थोड़ा चार्ट बेसिस पे चीज़ों को आप लोगों को समझा दूँ। ये एक शेयर है जो मेरे पोर्टफोलियो में भी है अच्छे समय से, काफ़ी लंबे समय से। ये देख सकते हो कि ये लार्ज कैप कंपनी बन गई और बहुत लंबी जर्नी नहीं रही है। ये देख सकते हो लगभग 2018-19 के आसपास तक की जो कंपनी थी, धीरे 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 ग्रोथ। अभी टॉप से ये देख सकते हो कि लगभग 32-35% के करीब का करेक्शन है। तो क्या स्ट्रगल शेयर ने कभी भी रिजल्ट्स खराब नहीं दिए, हर बार हर तरीके से हर तरह से बीट किया। अब फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप से करेक्शन है, या फिर रिटर्न वाइज कंपनी ने ज़्यादा रिटर्न दे दिया था, दैट्स वाई वो जो है करेक्शन हर शेयर में होता है। मैंने बोला ना, मौका हर शेयर देता है। ठीक है, तो हो सकता है ये मौका हो या वापस हो, लेकिन अब ये बात है कि अगर किसी का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है और अच्छे रिटर्न बन चुके थे, वहाँ से 35% 32% जिस तरह से शेयर गिरा हुआ है, उस तरह से रिटर्न्स भी गिरे हुए होंगे। डिपेंड करता है कि उसने कब कब कंसोलिडेशन किया, कब कब उसने एवरेजिंग की, कब कब कहाँ कहाँ क्या किया। लेकिन अब इस कंपनी में जैसे लोग बोलते हैं ना कि जैसे गाय होती है, बोला गाय दूध देती है, तब तक उसको आप चारा खिला रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, लेकिन जैसे जिस दिन दूध देना बंद हो गई तो बोला कि यार इसको निपटा दो, ये हमारे किसी फायदे की नहीं रह गई, अब इसमें ये है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल रीजंस की तरह से बहुत सारी चीज़ों पे देखोगे तो बहुत कुछ आपको देखने को सीखने को मिलेगा कि ये जो लार्ज कैप कंपनीज बन जाती हैं या कुछ है, ये पोर्टफोलियो को आपको अभी हो सकता है कि ये जो रिटर्न आपको दिखाई पड़ रहा है 1600% का एकदम से जो टोटल दिखाई पड़ रहा है, क्या यहीं पे स्टेबल होने वाला है? अब ये 1600 से 1700% बनने के लिए रिटर्न को एक हो सकता है इससे भी डबल टाइम ले ले, इससे भी डबल टाइम ले ले, तो क्या शेयर से निकल जाना चाहिए? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इस तरह से फ्रीक्वेंटली जंपिंग जो है ना आपको स्ट्रगल करा सकती है। हाँ, निकलना है, अगर निकलने की बात है, वापस शेयर मान के चलो बाउंस बैक करता है, ये यहाँ पे अगर आपको लगता है कि हाँ ये बाउंस बैक किया, मेरा रिटर्न ठीक ठाक बन गया और मैंने इतने लंबे समय तक इसमें होल्ड किया, चीज़ें करी, सब कुछ है, और इस पैसे को निकाल के मुझे दूसरी जगह री इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ी जो कि फ्रीक्वेंटली नहीं करना है, तो वहाँ पे हम बिल्कुल डिसीजंस को ले सकते हैं। लेकिन अब ये टॉप से 35% गिरावट में है, यहाँ ये अभी हो सकता है 1-1.5 साल, मान लो कि चलो कहीं कंसोलिडेशन दे गया या कर गया, तो आपका पैसा वो बना नहीं, दिखाई नहीं पड़ेगा बनता हुआ या क्या कुछ है। तो ऐसे समय में वो पैसा आपका प्रोडक्टिव नहीं हुआ, तो क्या पोर्टफोलियो से उसे निकाल देना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि किसी भी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में जो अपने आप को प्रूव कर चुकी है उसे बहुत ही कम प्राइजेस पे निकाल दें। ऑल टाइम हाई पे डेफिनेटली उसका वेट करें, चीज़ें करें। क्यों? क्योंकि वो आपको स्टेबिलिटी दे रही है, मेरा मानना ये है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई पड़ रही है और फंड्स की बहुत कमी है, तो आप सोच सकते हैं थोड़ा बहुत, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पोर्टफोलियो के हिसाब से। ठीक है, तो अब रहेगी बात एवरेजिंग की। अब ये जिन लेवल्स पे दिखाई पड़ रहा है, मेरे पास इसमें मोर देन सफिशिएंट शेयर्स हैं और आई यूज टू बाय, लेकिन अब जैसे जो एक टारगेट बेस देता हूं मैं, कि जैसे मैं पड़ा भाई 500 शेयर थे, फिर और ले लिए, फिर 600 800 फिर 1000 टारगेट, एक टारगेट रहता है कि ठीक है 1500 शेयर हो गए, 1700 हो गए, 1600 हो गए, 1800 हो गए, 1900 हो गए, बोले ठीक है अब 1900 किसी के पास शेयर हो गए तो यार ठीक है 2000 अच्छा लगेगा, लेकिन मौका देगा तो ठीक है। तो और ऐसा भी नहीं है कि वापस ऑल टाइम हाई पे अगर ये जाता है और इसी तरह की स्ट्रगल बनी रहती है शेयर के उसमें फ्यूचर प्लान्स में, कि भाई कहीं जीएसटी बढ़ा दिया किसी ने, कहीं जो इनके जो एक्सपेंशन के प्लान्स थे दूसरे कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे चीज़ें फ्रूटफुल नहीं दिखाई पड़ रही, मतलब कि वहाँ स्ट्रगल कर रही हैं या उन्हें कह सकते हैं ओके मिलने में थोड़ा समय लग रहा है, तो क्या हमें पीछा छुड़ा लेना चाहिए? लेकिन अगर जल्दी रिकवरी आता तो यहाँ पे भी आप निकल सकते हो, लेकिन निकलने के पीछे के रीजंस वेल डिफाइंड होने चाहिए। ये नहीं कि भाई मेरा प्रॉफिट बन गया मैं निकल जाऊँ। अगर आपको दिखाई पड़ता है कि हाँ नहीं मेरे पास अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टिंग की, मुझे जैसे मैं अपने आपकी बात करूँ कि अगर मुझे 50,000 रुपये भी मंथ के लगाने होते हैं तो मैं स्ट्रगल करता हूँ, इतने बड़े पोर्टफोलियो के साथ भी मैं स्ट्रगल करता हूं कि भाई ये मुझे मेरे पोर्टफोलियो में जो मैंने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लेने की कोशिश की, जिसमें से हो सकता है 10% जो कंपनीज हैं वो
उस समय फंडामेंटली स्ट्रांग हो, बाद में वो चीज़ें स्ट्रगल कर रही हैं, तो मैं उनमें एवरेजिंग ना भी करूंगा। लेकिन फिर भी जब इतने शेयर्स हैं तो मुझे मेरे पोर्टफोलियो में सही वैल्यूएशंस पे कोई ना कोई कंपनी मौका देती रहती है। एग्जैक्टली बॉटम और एग्जैक्टली हाई आप नहीं जज कर सकते। बहुत बार शेयर ऊपर गया होगा, नीचे गया होगा, फिर ऊपर गया होगा, फिर नीचे गया होगा, और ऐसे फ्रीक्वेंटली टाइम आपको वो देती रही होगी कंपनी। वहां पे आपको अपने शेयर्स को एक्यूमुलेशन एज पर योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स आप चीज़ों को मतलब ग्रैब कर सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो। और आपने ये भी देखा होगा, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहे होंगे या पुराने मेरे सब्सक्राइबर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि कुछ कुछ कंपनीज में फंडामेंटली स्ट्रांग है, बढ़िया है, फ्यूचर बहुत ग्रोथ है, लंबे समय में रुकोगे तो बहुत पैसा बनेगा, सब चीज़ें हैं, और बड़ा बड़ा पैसा लग भी गया उस तरह की कंपनीज में, और मैंने प्रॉफिट्स भी बुक किए, ये भी आपने मतलब देखा होगा। और उन कंपनीज में नजर मेरी दोबारा से वॉच लिस्ट में बनी रहती है जब मौका हर शेयर देता है। इस बात का ध्यान रखना। हो सकता है पिछली बार आपकी बाइंग 450 की रही हो, अगली बार आपको मौका शेयर 450 से 450 का एवरेज प्राइस आपने बनाओ, बहुत अच्छा एक्यूमुलेट कर लिया, 450 से 550 के, जब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हैं तो 550 पे भी आप चले गए, तो 550 पे आपने अच्छा खासा पैसा 100 रुपये पर शेयर प्रॉफिट बुक करके और निकल गए। हो सकता है उस समय उतने पीरियड का टाइम जो है आपको 1 साल लग गया हो, 8 महीने लगे हो, 6 महीने लगे हो, या हो सकता है 1.5 साल लग गया हो सकता है 2 साल भी लग गया हो, और आपने जो सेल किया, प्रॉफिट बुक किया 100 रुपये पर शेयर पे, अच्छी खासी एक्यूमुलेशन, जो कि ये लॉन्ग टर्म के लिए आपने लिया था, उसको री इन्वेस्टिंग के लिए आपको दिखाई पड़ रहा है यस कि मेरे पास पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनीज में जगह अवेलेबल है जो सही वैल्यूएशन पे चल रही है, और उनके रीजंस ये हैं। अगर आप उन चीज़ों को समझते तो वहां प्रॉफिट बुक करने में भी कोई बुराई नहीं होती, लेकिन एज ए फ्रीक्वेंटली नहीं करना। जैसे मैंने बोला ना कि 50,000 रुपीज़ अगर आपको पर मंथ अगर एवरेज मतलब कैसे इन्वेस्टमेंट लाना है, तो पोर्टफोलियो में ये नहीं होना चाहिए कि भाई कि कुछ भी कभी भी कहीं पे भी कुछ भी खरीद लिया। अब अगर जैसे मान लो इस कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट 0 होता, तो इन वैल्यूएशंस पे कंपनी को, जैसे मैंने पढ़ा, इस कंपनी की बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा, एक जनरल, तो इस वैल्यूएशन पे हो सकता है मैं एग्रेसिवली इन्वेस्ट करता, मे बी अगर फ्रेश बायर होता या कुछ होता या कंपनी थोड़ा डीप पढ़ता, तो उतना मैंने डीप नहीं पढ़ा, मेरे पास पुराना शेयर्स है अभी के समय पे, कि भाई मेरा टारगेट अलग है कि भाई अगर मेरे पास 1919 शेयर हैं या 1900 के करीब शेयर हैं तो इनको 2000 के एक्यूमुलेशन के लिए, लेकिन उन प्राइस लेवल्स के हिसाब से सोच के धीरे 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 लेट इट बी टाइम टेकन। और ये भी नहीं है कि जबरदस्ती 2000 करने ही करने, भाई अगर मालूम पड़ा 1950 शेयर तक ही पहुंच पाए, लेट इट बी, फिर मौका देगा। और अगर मौका नहीं दिया, शेयर शूटअप कर गया, तो प्रॉफिट बुकिंग करने में भी हिचकिचाऊंगा नहीं। डिपेंड करेगा कि इसमें लगा हुआ पैसा वापस री इन्वेस्टिंग के लिए पोर्टफोलियो में, कंपनीज में, वॉच लिस्ट में मेरे पास सफिशिएंट स्पेस सेफ्टी के साथ में अवेलेबल हो, जो सेफ्टी ये कंपनी दे रही है मुझे मेरे पोर्टफोलियो में। इस चीज को भी समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। दूसरे सॉरी यहां पे मैं बात करता हूं, जैसे एक शेयर ये है मेरे पोर्टफोलियो में है, ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट हो गई, छोटी कंपनी है, आप ये देखिए टॉप से काफ़ी अच्छा गिरा हुआ है, जैसे वो वाला गिरा हुआ आपको दिखाई पड़ा था, वो लार्ज कैप कंपनी बन गई। ये शेयर भी एक अच्छा खासा गिरा हुआ शेयर है, और इस गिरावट के बावजूद भी 4640% के रिटर्न बने हुए हैं। लेकिन 4640 बनाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ एक्सेप्ट द प्रोमोटर्स, ठीक है। किसने बनाए? जिसने यहां लगाया। उसको क्या फ्यूचर पता था? नहीं। आप कहोगे सर 4640% रिटर्न इतने गिरावट के बाद में, तो यहाँ तो बहुत हाई होगा। यस, उस लालच को कोई दबा पाया होगा, कोई रोक पाया होगा कि यहाँ पे लगभग अगर शेयर होता तो इशू हो रहा होगा, और कोई ऐसा रहा हो कि जिसने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया हो कंपनी को समझ के, चीज़ों के, हो सकता है इस जगह पे जो फंडामेंटल्स हों बहुत अलग हों, यहाँ पे अलग हों, इस जगह पे अलग हों, और अभी अलग हों। गिरावट के कुछ तो रीजंस होंगे, तो वो प्रिडिक्टिबिलिटी आपको समझ में आनी चाहिए। शेयर्स को जाके डीप रिसर्च करके पढ़ना, समझना, और अपने रिस्क एपेटाइट को जान पाना कि भैया ठीक है, ये 4640% इतना गिरावट के बाद ये शेयर दे रहा है, आगे फ्यूचर स्कोप क्या है, क्यों स्ट्रगल करा, क्यों नीचे आया, क्या मुझे, अच्छा शेयर में पैसा बढ़ा, एकदम से नहीं लगाया जाता, धीरे 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 आपने उसमें पढ़ा कितना, देखा कितना, समझा कितना, फ्यूचर क्या है, स्ट्रगल क्या है। अगर ये 4640% की रिटर्न है, तो क्या कहीं पोर्टफोलियो में खरीद बेच करके इतना पैसा इतने समय में, क्या ये देख सकते हो 2020 की बात है, क्या 2020 से लेके अभी तक किसी ने इतना पैसा बना पाया? मैं कह रहा हूं इसका 1/4 कर दो, ये जबकि टॉप से गिरावट है, 1000% की रिटर्न। मैं कह रहा हूं 10,000 रुपये भी लगाए होते तब भी बहुत तगड़ा पैसा बनता होता, ठीक है। हम तो लाखों की बात करते हैं। तो इस तरह की कंपनी, अब क्या सर ये अच्छी कंपनी है, क्या ये बढ़िया, वो आप पढ़ोगे, जाके देखोगे, समझोगे तो जी है। तो ये जो गिरावट होती है, हो सकता है ये इतने लंबे समय तक ये कंसोलिडेट करे, पैसा ना बनाए, लेकिन इस दौरान यहां से अगर आपने स्टार्ट किया,
इस जगह से मैं इस थोड़ा हटा देता हूँ, दोबारा से लेता हूँ। यहाँ से अगर आपने स्टार्ट किया और यहाँ तक में शेयर ने मौका दिया, क्या दिया कि ये डिप 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 स्ट्रगल कर रहे होंगे ना चीज़ें, इस जगह पे कंपनी पे अगर कीन ऑब्जर्वेशन आपका रहा, इस तरह की 10 कंपनी पे कीन ऑब्जर्वेशन अगर आपका रहा, तो उस जगह पे आपको मौका मिलता है शेयर में अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाने के लिए, एक रेस्पेक्टेबल होल्डिंग, सो दैट कि अगर वो रिटर्न जब देने पे आए तो आपका पैसा बहुत तगड़ा बन सके। ठीक है, तो ये समय होता तो इस तरह से ये कंपनी आपको रेड में भी दिखाई पड़ेंगी, तो हो सकता है उसका वो ये वाला फेज चालू हुआ हो दोबारा से, इस तरह के फेजेस, क्योंकि ये माउंटेन्स हैं, ये हर तरह की आपको अप्स एंड डाउन्स और कितना क्या हाइट और कितना क्या वैली दिखाएंगे, और ये आपको देखनी पड़ेगी। डिपेंड करेगा कि आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसीजंस को ले पाएँ और सीख पाएँ। ठीक है, ये शेयर की बात करूंगा, इसमें भी एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन, अब इसमें मैंने अभी अच्छा खासा तो नहीं, मतलब गोइंग टू बी, एक बार मैंने बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन करके पैसा प्रॉफिट बुक करिया, री इन्वेस्टिंग किया मैंने कुछ कुछ शेयर्स में, और ये देखिए क्या ये जर्नी, अभी ये देख सकते हो 550% के रिटर्न है, कंपनी में कहीं कोई कमी नहीं, स्ट्रगल नहीं, चीज़ें हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, सब कुछ है, शेयर्स आप लोगों के साथ में बहुत बार डिस्कस किया, चीज़ें करी, लेकिन जर्नी देखिए, क्या इस जर्नी में आप रुक पाएंगे, जर्नी को पूरा कर पाएंगे कि ठीक है यहाँ पे जो फंडामेंटल्स होंगे, डेफिनेटली है कि इन जगहों पे जब ये फंडामेंटल्स हैं, इससे इस टाइम पे जो कंपनी पे बिलीव होगा, इस टाइम पे जो कंपनी पे बिलीव होगा, उसमें डिफरेंस होगा, बहुत सारी चीज़ें बदली होंगी। यहाँ पे जो कुछ कंपनी ने बोला होगा, उसको प्रूव कर पाया होगा, तो कंपनी यहाँ तक पहुँची। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, लेकिन उसी दौरान आप ये भी देख रहे हैं कि इस कंपनी में आपने एक्यूमुलेट किया, शेयर ने रिस्पॉन्स दे दिया, भाई जिसने यहाँ प्रॉफिट बुक किया होगा वो अपने आप को डेढ़ शाना समझेगा, बोले ठीक है यार मैंने पैसा इतने समय में इतना जल्दी बना लिया, तो क्या करना नहीं चाहिए? करना चाहिए। डिपेंड करता है कि क्या इस तरह का दूसरा शेयर आपके पोर्टफोलियो में है जहाँ पे आपको एवरेजिंग करना है, सोचना है, समझना है, और आपके पास पैसा नहीं, और यहाँ पे पैसा बन चुका है, बहुत कम समय में बन गया, आप वहाँ पे री इन्वेस्टिंग करो, क्योंकि चाहते तो आप यही, क्योंकि सभी कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल नहीं सकते हो। बहुत से लोग इसमें ये भी बताते हैं कि सर लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो को अलग कर दो और शॉर्ट टर्म वाले पोर्टफोलियो को अलग कर दो। मैं वो समझता हूँ कि ये आपकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि लॉन्ग टर्म वाले को छेड़ो मत, यहाँ ट्रेडिंग कर लो, पोजिशनल ट्रेड कर लो, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ये बिल्कुल उसी तरह से हो गई कि अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो कि महीने में खर्चा कितना कर लिया, वहीं पे आप अगर महीने में बैंक से निकालते हैं 4 बार, तो आपको पता रहता है कि भाई मैंने 10-10 हज़ार करके 4 बार निकाले, तो मेरा 40, अगर मेरे पूरे रुपए जो मेरे हाथ में थे वो खर्च हो गए, तो 40,000 रुपये का खर्चा हो गया, वो कैलकुलेशन है। बट यूपीआई से पेमेंट हो रहा है तो आपको जजमेंट नहीं आ रहा कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे थे और मैंने कितना यूपीआई से इस महीने खर्चा कर दिया। वो होता नहीं है 90% लोगों को, लेकिन उसको करना कैसे है, तो वो जब ये चीज़ें लेके आओगे तभी तो आप डिफरेंट स्किल्स पे आए। तो यहाँ पे ये जो मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि ठीक है यहाँ पे बेच दिया, उसके बाद शेयर ने एक लंबे समय तक देखा जाए ना, तो ये टाइम के बाद से लेके इस टाइम तक देखा जाए तो ये यहाँ पे लगभग जो भी समय लगा हो, इतने समय तक स्ट्रगल किया, और इस बंदे ने बोला होगा देखो मैंने पैसा प्रॉफिट बुक कर लिया और मैं ये यहाँ पे आ गया, और देखो आप वो ठीक है भाई, उसने एवरेज किया, छोटा मोटा फंडामेंटल्स बार बार देखा, चाहे कि कंपनी में कोई कमी नहीं है, चीज़ें नहीं है, गिरावट के रीजंस अपने अपने हैं, कंपनी में कुछ न्यूज़ हो या कुछ भी हो, ठीक है, दोबारा से शेयर ने ऊपर किया, फिर नीचे गया, वो टिका रहा, फिर ऊपर गया, तो बोले देखो सर तुम तो निकल गए थे, बट हमने जो है यहाँ पे किया। लेकिन हाँ, किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, उसने री इन्वेस्ट किया अपने पोर्टफोलियो में दूसरी जगह पे, और जहाँ पे उसे वैल्यूएशन दिखाई पड़ रही है, फ्रीक्वेंटली नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे किया तो फिर वो ठीक है, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखा आपने कि ये जो है शेयर ने हाई दिखाया, और उसके बाद में कितनी बड़ी गिरावट दिखाई, भयंकर वाली, अच्छे नहीं टिक पाए। ठीक है, लेकिन शेयर को, कंपनी को जो समझ पाया, तो उसने बंदे ने यहाँ पे बाय भी किया और यहाँ पे सेल भी किया, और जो कि मैंने, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इस तरह से इस शेयर में मैंने करा था, और दोबारा से फिर बोला नहीं यार आपने, और मैंने करीबन यहीं पे करीबन मेरा एक प्रॉफिट लगभग जो मेरा आइडिया, एक लगभग मेरे लिए जो आइडिया था, मैंने अपना वो बुक कर लिया। ठीक है, जबकि इस शेयर को मैं लंबे समय के लिए लेना चाह रहा था, लोग ये तक भी कहने लगे प्रमोटर बनना है क्या, ये वो, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो बट मुझे मेरी कैपेसिटी पता थी, मैं कहाँ तक इसको एवरेज कर सकता हूँ, चीज़ें कर सकता हूँ। ठीक है, और उसने रिस्पॉन्ड दे दिया, पैसा बना, ठीक है, मैं री इन्वेस्टिंग के लिए पैसा बुक कर लिया। ठीक है, अब वही कंपनी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, सब कुछ बढ़िया, सब चीज़ें हैं। मैंने बोला ना शेयर बार बार मौका देगा, जितनी छोटी कंपनी हो उसमें ये जो आपको दिखाई पड़ेंगे ना, ये ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे, तो हमें उन सब चीज़ों को समझ के चलना चाहिए। अभी दोबारा से एंट्री फिर स्टार्ट हो गई। ठीक है, अभी फिर वो सब चीज़ें हैं, अब ये नीचे जाएगा तो और एवरेजिंग होगी, नहीं जाएगा तो इन्हीं लेवल पे अगर इस तरह से कंसोलिडेशन करता रहा तो वहाँ पे धीरे धीरे एक्यूमुलेशन और बढ़ेगा, फिर एक रेस्पेक्टेबल
कह सकते हैं कि क्वांटिटी एक्यूमुलेट हो जाएगी, जबकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और अपने ऑल टाइम हाई को हर शेयर तोड़ता अगर वो सही तरह से कंपनी चलती है तो। ठीक है, तो इस तरह से है। तो पोर्टफोलियो में फिर वो शेयर आ गया, तो मैं कोई दूसरा पोर्टफोलियो बना के उसमें ट्रेडिंग और या पोजिशनल ट्रेड या ये आपकी वीकनेस को दर्शाता है। ये मेरा अपना खुद का मानना है पर्सनल। तो मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है, आप पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ शेयर्स अपने पोर्टफोलियो साइज के हिसाब से रखिए। आपको कंपनी पे कितना भरोसा है, कंपनी को कितना पढ़ा है, कंपनी को कितना समझ रहे हैं, जान रहे हैं, क्यों ऊपर गया, क्यों नीचे आया, क्या कुछ है। ऐसे बहुत सारे शेयर्स रहे हैं जिनको मैंने प्रॉफिट मैंने बुक किया, उनको दोबारा से नजर है। और आज भी जैसे जीटीटी ट्रिगर किया, ऐसे एक आध दो शेयर और थे जो कि मेरे अभी पोर्टफोलियो में नहीं, उनमें मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया। आप ये कहोगे कि नहीं एग्जैक्टली बॉटम पे बाय करके और एग्जैक्टली हाई पे बुक किया, नहीं, मैंने अपने हिसाब से किया। मान के चलो मुझे 1 लाख कमाना था, 1.5 लाख कमाना था, या मैंने उसे लॉन्ग टर्म के लिए भी लिया था, लेकिन मैंने 1 लाख 1.5 लाख देखा और उसके बाद में मैंने देखा कि भाई ठीक है, मेरे को दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिली, तुम आगे। हो सकता है ये दांव आपका गलत जाए, लेकिन पोर्टफोलियो पर रिस्क एपेटाइट बढ़ाने का तरीका भी है, फ्रीक्वेंटली नहीं करना है, लेकिन उन्हीं शेयर्स में, जिन शेयर्स को आपने सेल आउट कर दिया, खराब तो कुछ नहीं था, कमी कुछ नहीं थी, आपको उन्हीं शेयर्स को वापस वॉच लिस्ट में लगाना है, जीटीटी प्लेस करना है, पैसा नहीं रखना है, सो दैट यू शुड एबल टू फाइंड आउट द थिंग्स कि भैया ये शेयर में यहाँ पे ये गिरावट हुई है या ऊपर गया, नीचे गया, क्या हुआ, फ्रॉड हुआ, नहीं हुआ। इसी बीच में ऐसी भी कंपनियां मिलेंगी आपको जो कि दिखती अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, सब बातें थी, लेकिन बाद में जाके प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो भी नज़र आपकी रहेगी। ठीक है, ऐसा परसेंटेज कम रहता है, वो भी आपको समझ के चलना है कि हाँ भाई, अगर किसी कंपनी ने धोखा दिया, चीज़ें खराब हुई, तो मेरा कहाँ कुछ लगा, क्योंकि वो भरोसा धीरे धीरे करके बिल्डअप होता है। अब किसी लार्ज कैप कंपनी में पैसा लगाना, दसियों लाख, एक करोड़ आदमी लगा देता है, और वहीं पे एक नैनो कैप में 100 करोड़ की कंपनी में लगा देगा, कोई 500 करोड़ की कंपनी में इतना पैसा लगा देगा नहीं। तो ये सब चीज़ें समझ के चलो, तो वो फिर ऐसा नहीं है कि वो कंपनी आपसे छूट जाती है। मान के चलो मैंने यहाँ कहीं पे बाय किया, ठीक है, मैंने नहीं बेचा, फिर नीचे गया, एक आध दो एवरेज किया, फिर ऊपर गया, मैंने यहाँ बेचा, मैंने यहाँ नहीं बेच पाया, देखा जरूर लेकिन नहीं बेच पाया, मैं मान के चलो यहाँ मैंने बुक कर लिया, उसके बाद भी शेयर और ऊपर गया, ये देख सकते हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के टाइम में मैंने कुछ प्रॉफिट्स आए, मैंने बुक कर लिया। अब अगर दोबारा से मौका मिल रहा है, दोबारा से मैंने इसमें इन्वेस्टिंग चालू कर दी, तो ये आपको लंबे समय के लिए टिकने के लिए भी जो है कि शेयर मौका देता रहता है, आपको किसी टिप या उसकी ज़रूरत नहीं होती है। और आप इस शेयर को मान के चलो, अगर 4000% के रिटर्न देने हैं आने वाले समय में, मान के चलो ये ठीक चलती है, सब कुछ है, 4000% के रिटर्न देने, और ये अप्स एंड डाउन्स और कंसोलिडेशन सब आपको देखना पड़ेगा, तो आपको शेयर बार बार मौका देता है। यहाँ ऊपर आके फिर मौका दिया, यहाँ ऊपर आके फिर मौका दिया, यहाँ ऊपर आके फिर मौका दिया, यहाँ ऊपर आके फिर मौका दे रहा है। तो आपको हर बार हाई या बॉटम, हाई या बॉटम, हाई या बॉटम, या हाई या बॉटम पकड़ लेंगे, इतने बड़े महारथी ही नहीं है। आपको अपने कैलकुलेशन हिसाब से कि हाँ भैया, मेरे को यहाँ पर ठीक पैसा बन गया है, मैंने ये लंबे समय के लिए लिया था, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में कोई कमी नहीं है, मुझे मेरे पोर्टफोलियो में जो मान के चलो मैं मंथली इन्वेस्ट जो करता था एसआईपी मोड में, वो पैसा मेरा पूरा खत्म हो गया, और अब मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मुझे कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नीचे दिखाई पड़ रही है, जो कि इसी तरह के मैं दूसरे जो शेयर्स ऑब्जर्व कर रहा था, जिनमें मैंने प्रॉफिट्स बुक भी किए थे, उनमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। तो क्या मेरे पोर्टफोलियो में कहीं, जब नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास ज़्यादा होंगे और कॉर्पस आपका ठीक ठाक होगा, तो आपको नीड समझ में आ जाएगी कि भैया वो कंपनी आ गई है यार उस लेवल्स पे, जिस कंपनी में मैंने इतने प्रॉफिट बुक किया था, और अब मैं वापस वहाँ पे, वो जीटीटी ट्रिगर हुआ है, पैसे नहीं थे इसलिए रिजेक्ट हुआ, बट नज़र आपकी बन गई, और आप जानते हो कि इस कंपनी में कमी कोई नहीं थी, मैंने इसमें 1 लाख रुपए प्रॉफिट बुक किया था दोबारा से, और उसके बाद और भी ये ऊपर चला गया। अगर मैं ऑल टाइम हाई पे सेल करता तो हो सकता है वो प्रॉफिट्स 1.5 लाख के 2 लाख के मिलते मेरे को, और मैंने लंबे समय के लिए होल्ड भी किया था, 1-1.5 साल मान के चलो, और वो कंपनी ऐसी भी है कि वो लंबे समय में बहुत अच्छा पैसा बनाएगी, वो आपकी पढ़ाई पे उस पर डिपेंड करेगा। तो वहाँ पे जब आप वो जीटीटी ट्रिगर हुआ, उसमें आप 3 से 4-5 जीटीटी एज पर द टेक्निकल चार्ट आप लगाते हो, देखते हो, समझते हो कि भाई ठीक है, ये भी मल्टीबैगर बनने के लिए कोई इसमें डाउट नहीं है, और मौका हर शेयर देता है। हो सकता है आपने 420 पे कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग कर ली हो, और वो शेयर चला गया 500, और फिर वो 500 के बाद फिर वो आएगा, हो सकता है दोबारा वो जब वो नीचे आए तो 435, 30, 40, 50 से नीचे ही ना आए, तो आपको 450 पे भी री एंट्री का देख सकते हो। डिपेंड करेगा पोर्टफोलियो में आपको रिस्क एपेटाइट कितना कमाया, इस तरह की कंपनीज में कितना कमाया, तो वहाँ पे भी तो शहीद भी कुछ करनी पड़ती है। बोले ठीक है यार, यहाँ पैसा बन गया है लंबे समय के लिए, ये भी बढ़िया थी, वो भी बढ़िया, लेकिन उसने दोबारा मौका दिया है,
ठीक है, तो एवरी नाउ एंड देन नहीं करना है, ये भी बात ध्यान में रखना है। और अब फिर कहोगे सर एक तरफ तो आप लंबे समय के लिए 4600% तक के रिटर्न दिखा रहे हो और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि इस तरह का भी करो, और मैं ये एक ही पोर्टफोलियो में सोचता हूँ। ठीक है, अब बात ये है कि आपका पूरा पैसा लगा रहे, लगा हुआ रहे। ठीक है, अगर कोई शेयर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये तब की बात मैं कह रहा हूं कि वो शेयर अभी मान के चलो मैं वो शेयर 420 पे बेचा और मैं उसे 440 तक पे भी लेने को तैयार हूं, क्योंकि मैं उसके पोटेंशियल को समझ रहा हूं, लेकिन वो कंपनी मेरे पोर्टफोलियो से निकल गई। अब शेयर आया 450 पे, मेरा जीटीडी ट्रिगर हुआ, मैंने 460 पे भी लगाया, 450 पे भी लगाया, मैंने 440 पे भी लगाया, और मैंने 420 पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिए थे। 430 420 पे भी उसमें लगे होंगे जीटीडीज। 460 पे आया, ट्रिगर हुआ, पैसे तो होते नहीं हैं, रिजेक्ट हुआ, दिमाग की बत्ती खुल गई कि शेयर डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है, करने दो, चलने दो, करने दो, चलने दो। कहीं पे फिर वो 460 का आज मान लो ट्रिगर हो गया, कल 450 पे आएगा, मान के चलो, या कुछ समय बाद, या नहीं भी आएगा तो जाने दो। तो लेकिन आपके पास वॉच लिस्ट में है बहुत सारा, कुछ आपने बहुत सारी स्टडीज कर रखी हैं, समझ रहे हैं सेक्टर वाइज, तो वहां पे जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि भाई ठीक है यार, ये 450 पे 60 से 50 तक भी आ गया, चलो ट्रिगर हो गया। फिर आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं, फिर आपने देखा कि भैया ये 450 की बेस लाइन को तोड़ने को तैयार नहीं, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, बोला ठीक। मैंने क्या की, री एंट्री बना ली, फिर ठीक है 450 पे भी ले ली, और टेक्निकल सपोर्ट बोल रहा है कि भाई ठीक है ये 440 तक जाएगा ही जाएगा, गैप भरने के लिए जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें उसका भाई मुझे उसमें एंट्री बनानी है, सिंगल शेयर्स लेते हैं, तो मैंने उसमें एंट्री बना ली। अब वो मॉनिटरिंग होने लगा पोर्टफोलियो की मेन लाइन में। वहाँ पे मैंने क्या किया, भाई ठीक है, फिर जीटीडीज लग गए। ठीक है, हो सकता है मैंने पहले उसमें 1000 शेयर्स ले रखे थे, अब एक्यूमुलेशन पे बात आई तो मैंने करीबन 100 ही ले पाया, 150 ही ले पाया, लेकिन अच्छी कंपनी पोर्टफोलियो है, ठीक है। वहाँ पर बाउंस बैक कर गया 500 के करीब, फिर मालूम पड़ा 550 पहुँच गया, वहाँ से गिरा। अब की बार वो बॉटम सपोर्ट बना रहा है 480 पे, 480 पे एक्यूमुलेट करेंगे। कहीं कोई बात हो गई, क्योंकि जिस तरह के आप स्टीप फॉल्स यहाँ पे देख रहे हैं, तो मौका तो यहाँ पे भी देखो शेयर ने दे दिया। अब यहाँ पे देखोगे ये जो बॉटम लाइन, रीजन देखो कुछ भी हो, छोटी कंपनी रीजन कुछ भी हो, ये प्राइस और इस प्राइस जो यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे निकल गया, उसने देखा कि यार ये शेयर जो है मैंने बेच दिया, उसके बाद स्ट्रगल कर रहा था, मैंने री एंट्री नहीं बनाई, देखो अरे यार ये तो इस पे यहाँ पहुँच गया। ठीक है, मैं केवल चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी पढ़ना है, लेकिन जब यहाँ पहुँच गया तो वो रिग्रेट करे, अरे यार मैं इसको राय रखता तो मेरे पास इतना पैसा और बनता। ठीक है, मौका दे दिया, बनाओ एंट्री। तो मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। अब हमने क्या किया कि भाई ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट मान के चलो बुक कर लिया, मैं अपनी एक जनरल बात बता रहा हूँ, इन पे एक शेयर लेके दोबारा से डाल दिया, 1 शेयर, 10 शेयर, 5 शेयर, एज पर द प्राइस एंड ऑल। ठीक है, डाल दिया। अब वो मॉनिटरिंग होता रहा, मेरे पास अगले पैसे आते रहे, बोले ठीक है यार, अब फिर ऊपर चढ़ गया, नहीं अब नहीं बाय करेंगे, फिर मौका दिया, फिर यहाँ पे एवरेज किया, फिर शॉर्ट हो गया, यार अब तो हाथ से निकल गया, अब तो निकल गया, फिर मौका दे दिया। अब हमने क्या किया, जब इतनी देर की जर्नी मेरी इसके साथ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई यूज टू टेक अ बिग डील। अब वो बिग डील के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, नहीं है। तो इस तरह से जब जिस पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए कोई शेयर ले चले थे और उसने बना रखे हैं पैसे, ये फ्रीक्वेंटली नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो वहाँ मान के चलो 50,000 60,000 बनाए हुए हैं और आपको लग रहा है बोला ठीक है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी, आपने उसको क्विट करके यहाँ पे एंट्री बनाई, लेकिन इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत है। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि क्यों मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हैं, वॉच लिस्ट में ज़्यादा हैं, जीटीटीज ज़्यादा हैं। हो सकता है गलत हूँ, अब जैसे बोला गया कि 16% CAGR मेरे पोर्टफोलियो का निकला है, एक जनरल आइडिया है, मैं क्वाइट सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, रीज़न है कि भाई अगर स्मॉल कैप पैसा बना रहे, तो स्मॉल कैप ने पैसा कब दिखा रहे, आप जो ये अभी डबल ट्रिपल देख रहे हो ना, ये भाई एक्सपर्ट लोग हैं। हम जीरो से चालू किए, हमने वो बुल रन छोड़ दिया, हमने पैसा जब मार्केट स्ट्रगल कर रहा है यूक्रेन के टाइम से, उसके बाद से बनाना चालू किया है। तब तक मार्केट में खेलते रहे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि एक पॉजिटिव जर्नी थी, कह सकते हैं मार्केट में, इसलिए वो झटके नहीं लगे, लेकिन काफ़ी कुछ सिखाया मार्केट ने। अब वो मेरी अपनी किस्मत है कि भाई ठीक है, अब नाउअडेज अब हमें अपने स्किल्स पे भी कम, हम अगर मैंने अपने स्किल्स को डेवलप नहीं किया तो मैं मात खाऊंगा कहीं ना कहीं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अपने रिस्क एपिटाइट को भी बढ़ाना है, चीज़ों को भी समझना है, और आपको बेबी स्टेप्स के साथ में आगे बढ़ना। तो ये जो रिटर्न आपको जो दिखाई पड़े ना अभी, ये जो आपको रिटर्न जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं,
इस तरह के ये रिटर्न अब जो बहुत कम समय में देखो 2020 से लेके ये, तो ये पोर्टफोलियो में इस तरह के रिटर्न्स भी के लिए भी कंपनी बनी रहती हैं और चीज़ें होती। क्या ये शेयर वापस नहीं जाएगा? अगर ये फ्रॉड करती तो जीरो ही है, फिर तो छोड़ दो, तो लॉस हो प्रॉफिट हो कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर प्रोमोटर्स ने यहाँ तक पहुँचाया है कंपनी को, इस बात का ध्यान रखना, तो सबसे बड़ा चस्का किसको लगा? पैसा सबसे ज़्यादा किसने बनाया? प्रोमोटर ने बनाया। जो 2020 से लेके कंपनी को 4600% तक के रिटर्न में आज वो बैठा है इतनी गिरावट के बाद में भी, तो सबसे ज़्यादा फायदा किस बंदे को हो रहा है? ऐसी दसियों कंपनी की बात कर रहा हूँ होंगी नज़र में, तो ये इसको फायदा हो रहा है। और इस जगह से अगर वो इस जगह तक लेके आया तो इतना पैसा तो कहीं नहीं बनता। तो सबसे ज़्यादा कंपनी को बढ़ाने और आगे बढ़ाने की चिंता इसी को मैं कह रहा हूँ। आगे आने वाले समय में इस पेज से नहीं बढ़ेगा। 2000% के रिटर्न का भी अगर मामला दे दिया 8-10 सालों में भी, तो आपके वारंट यारे हो गए। और इस तरह से इन्वेस्टमेंट आपकी 4 से 5 कंपनी से बनी रही होगी जिसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बात बनती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अभी इस शेयर ने तो केवल 500% तक के रिटर्न बनाए हैं। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, सब कुछ है, तो आप एक्यूमुलेट करिए, देखिए। अच्छा, फिर एक चीज़ होती है कि मान के चलो जब आपने इस तरह से 50 कंपनी, जैसे मान लो 10 20 कंपनी में आपका पैसा लगा हुआ है, डाइवर्सिफाई है, आप जहाँ जहाँ पे कीमत मिल रही है, सही वैल्यूएशन मिल रही है, आप डालते जा रहे हो, एक्यूमुलेट करते जा रहे हो, आप अपना मंथली जो SIP मोड में अपना पैसा डालते हो, वही तो लगा, जो कमा रहे हो वही डाल रहे हो, तो वो अपने सही वैल्यूएशन डाल रहे हो, कभी इसमें गया, कभी उसमें गया, कभी इसमें गया, कभी उसमें गया, एक आध दो डिसीजन गलत भी जाएंगे, लेकिन एग्रेसिवली नहीं कर रहे हो आप, टेंशन होकर नहीं कर रहे हो। मैं एक दो शेयर ये देखा होगा आपने, बहुत बोरिंग तरीका है वो एक्यूमुलेशन ऑफ द शेयर्स, लेकिन दैट इज ओनली द वे टू सस्टेन इन द मार्केट एंड कंटिन्यूसली अपग्रेडिंग योर स्किल्स। पैसा स्किल से ही बनेगा। मार्केट को ब्लफ करके पैसा नहीं बना सकते आप। बना भी लिया वापस ले लेगा मार्केट। बुल्लन में बहुत लोगों ने पैसा बनाया, अरे यार तुम क्या बातें कर रहे हो, मैंने 10 लाख का 1 करोड़ बना दिया, मैंने 10 लाख का, मैं 20 लाख का मैंने इतना बना दिया। भाई क्या, और ट्रेडर्स की भी बात कर लो, फ्यूचर ऑप्शन सर, ये वो दिखाते हैं अपने स्क्रीनशॉट, मैंने इतना बनाया, क्या वो घर पे ले जा पाए? मार्केट ने ब्याज समेत उससे ले लिया वापस। अब कहोगे नहीं ब्याज समेत तो नहीं ले पाया सर, मैंने बनाया था वापस मैं वहीं पे आ गया, मान के चलो 10 लाख से चालू किया, मैं वहीं पे आ गया हूँ सर 11-12 पे। आपने इतने लंबे समय का ब्याज गंवा दिया मार्केट से, तो वो समझने की जरूरत है। मार्केट को ब्लफ कर नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, रेस्पेक्ट देके ही चलना पड़ेगा, समय को चीज़ें उसी हिसाब से आगे बढ़नी पड़ेंगी। इस शेयर की बात कर लो, ये उसी शेयर का चार्ट है और यहाँ पे दूसरे साइड पे दिखा रखा है, तो ये ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसी के साथ साथ थोड़ा सा मैं आप लोगों को और एक दो चीज़ें कवर कर दूं कि जो बहुत सारे न्यूज़ बेसिस पे चीज़ें हिंट कर जाती हैं, तो उन सब चीज़ों पे आप थोड़ा सा अपडेट लेते भी रहते होंगे, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को बहुत पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ कि भाई सिनेरियो, अब कल को मान के चलो 3rd वर्ल्ड वॉर की बात आ जाए, आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, वैसे ही आधे क्या 90% मार्केट छोड़ के भाग जाएंगे, धुआं हो जाएंगे। जबकि मैंने हिस्ट्री पे वर्ल्ड वॉर पे आप लोगों को बना के दिया था वीडियो, पुराने वाले जो वीडियोस थे उनमें बहुत कुछ सिखाया था, ठीक है। तो उन पे कि भाई किस तरह से वॉर को भी रिकवर करता है मार्केट में। पैसा उसी के पास आता है जो टिकता है, समझता है, रुकता है लंबे समय के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ के चलनी चाहिए। तो यहाँ पे वीज़ा टेंशन के बीच इन 2 भारतीयों ने मुंह कर दिया बंद, संभालिया अमेरिकी कंपनियों के अमान, ठीक है। उनके जहाँ टैलेंट है यार, उसको देखो दबाया रोका नहीं जा सकता, ये स्प्रिंग की तरह काम करता है, ठीक है। अगर आप ये बात मानते हैं कि शहरों में आके जो मान के चलो लेबर जो काम करती है, गांव से आके हुए जो मजबूत लोग आते हैं, क्या वो शहर के लड़के बच्चे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को तैयार उन्होंने उस तरह से किया हुआ, पूरा मजबूत हुई चीज़ें हैं। तो वो आके यहाँ पे वो 500 रुपये के लिए भी या 1000 रुपये के लिए भी पूरा दिन काम करके स्ट्रगल, आप एक दिन करोगे दूसरे दिन ख़त्म हो जाएगा आपका हिसाब किताब। तो अमेरिकन, मैं ये बात तो मैंने फिजिकल वर्क की बात कर दी, टैलेंट और स्किल्स की भी बात यही इसी पे होती है कि रातों रात आप चीज़ों को अजूबा नहीं बना सकते। जो लड़का IIT IIM और इन सब चीज़ों से करके जा रहा है, घिस के जा रहा है, चाहे वो चाइना हो, चाहे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो, कुछ हो, वो भाई वो घिसता है, उसने अपने उतने घंटे समय, एफर्ट्स, टाइम सब दिया होता है, ठीक है, उतनी एजुकेट हुआ होता है, उसको समझ में आता है। एनवीडिया वाला जो बंदा है जिसने एनवीडिया कंपनी इतनी बड़ी खड़ी की, उसने अपने दम पे खड़ी की, ठीक है। वो अमेरिकन बाद में बना है, वो आया साउथ कोरिया से था, ठीक है। और किस तरह से उसकी स्ट्रगल स्टोरी पूरी रही और एनवीडिया को इतना बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, आज वो अमेरिका उसको बड़े शान से अपनी कंपनी बताता है, ठीक है। तो वो
बात मैं वही कह रहा हूँ, इवन चाहे एलन मस्क की बात कर लो, वो भी प्योर अमेरिकन नहीं है, वो भी बाद में वहाँ से आके कन्वर्ट होकर चीज़ें बनी हैं, उनके फादर या तो जो भी कुछ थे। तो आप इन चीज़ों को समझिए। तो दो कंपनी के जो टी मोबाइल के सीईओ बनेंगे, श्रीनिवास गोपालन, और अभी ये इसी बीच की बात है जबकि ये मतलब एक तरह से डिस्करेज कर रहे हैं कि भाई ये नहीं वो नहीं वगैरह वगैरह, रोको, इनको करो वो करो, अमेरिकन तो अभी सरकारी बैंक। अब देखो सिंपल सी बात है, मार्केट में बूम अप आएगा जब विदेशी पैसा आएगा, जैसे मैंने आपको बताया फॉरेन इन्वेस्टर्स आएगा, सब कुछ है। उसके लिए जो जो स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है, तो सरकारी बैंकों में विदेशी पैसा आएगा, चीन अमेरिका को टक्कर देने के लिए तगड़ी प्लानिंग कर रही है सरकार। तो उसके लिए क्या क्या सरकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए किस तरह से, क्योंकि अभी जो टॉप 20 बैंक्स हैं वर्ल्ड में उसमें इंडिया का नाम नहीं। तो इस तरह के टारगेट्स गवर्नमेंट लेती है, चीज़ें करती है, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उस हिसाब से आगे बढ़ रही है। ठीक है, अभी जो निगोशिएशंस चल रहे हैं वहाँ पे कि तो ट्रंप के साथ में अगर वो डील होती है, हमारी ट्रेड डील की डिस्कशन तो चल ही रही है ना, हमारे विदेश मंत्री गए हुए हैं वहाँ पे। तो वो जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ है वो सब चीज़ें, अमेरिका भी अपना कुछ मांग रही, तो इंडिया ने भी बोल दिया ठीक है हमारी एनर्जी नीड है, हम आपसे पेट्रोलियम खरीद लेंगे। ठीक है, वो कह रहे डिफेंस सेक्टर से भी खरीदो, चीज़ें खरीदो। ठीक है, अगर हमारी नीड है और आपके साथ में निगोशिएट करके चीज़ें हमारी बन रही हैं तो देख लेंगे थोड़ा बहुत जो भी है, लेकिन रेशियो के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि बिल्कुल ये और वो, और आप ये कहो कि नहीं। अब जैसे बात आ गई फार्मर्स की, तो फार्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहते हैं कि भाई हमें आप अपने मार्केट में घुसने दो। तो उसके लिए भाई अगर लगेगा कैलकुलेशन के हिसाब से कि भाई कितना झुका जा सकता है कि भाई हमारे फार्मर्स को भी इम्पैक्ट ना हो और हमारे बिजनेस को भी प्रॉफिट हो, तो वो उस रेशियो के हिसाब से कि भाई यहाँ हम कंप्लीटली टैरिफ जो है नहीं खत्म कर सकते या क्या कुछ है। तो इन सब चीज़ों पे भी डिस्कशन और बातचीत चलती रहती है गवर्नमेंट के हिसाब से, पूरी वो चीज़ें हैं। अब उसी बीच ये देख सकते हो, इंडियन टैलेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे भी टैलेंट है या जहाँ पे भी मतलब मेहनत कश लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं जो अपने आप को तराशने और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ देख सकते हो भारतीय टैलेंट का एकदम लोहा माना जाता है। ऐसी बात नहीं है कि भारतीय टैलेंट का स्वागत अमेरिका में H1 वीज़ा पर सख्ती के लिए जर्मनी ने दिया ऑफर की, बोला ठीक है, जर्मनी बोल रही है, चाइना बोल रहा है, और भी यूरोपियन कंट्रीज़ बोल रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ। ठीक है, तो जो डॉक्टर्स अभी देखो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है कि जो स्किल्ड डॉक्टर्स वगैरह जो इंडिया से चीज़ें वहाँ पे जाते थे, चीज़ें करते थे, उनकी हेल्थ सेक्टर को प्रॉब्लम आने वाली है कि रातों रात आप डॉक्टर्स खड़े कर दोगे, स्किल्ड डॉक्टर्स। भाई इतनी लंबी प्रैक्टिस, इतनी बड़ी MBBS MD DM करके तब बंदा जाके स्पेशलिस्ट बनता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी सेक्टर की बात कर लो। तो ऐसे ही नहीं वहाँ पे इतने दिन सर्व कर रहे हैं, तो आपको अपने ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा, जब तब जाके अमेरिका इन सब चीज़ों को कर पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि रातों रात चीज़ें हो जाती हैं। वहीं पे देखो ये अभी जो मीटिंग हुई है इनकी वहाँ पे UNFPA में, तो वहाँ पे अभी इन्होंने ट्रंप ने, ये तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, अब इन्होंने पेपर टाइगर बोल दिया किसको, रशिया के प्रेसिडेंट को। तो कुछ भी कहते हैं, कहीं पे भी कुछ भी कहते हैं। तो ये आदमी तो एक तरह से जो कहा जाता है ना यूक्रेन का प्रेसिडेंट जेलेंस्की, वो कॉमेडियन था, बल्कि मेरे को तो ये असली कॉमेडियन दिखाई पड़ता है। तो ठीक है, बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, सो दैट आई शुड एबल टू गिव यू द कंटेंट विच इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। ठीक है, मैं आपको अपनी थीम बेस्ड चीज़ों को पूरा डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए मुझे मेरे साथ जो आपका सपोर्ट हो सकता है, आप अपने फ्रेंड्स एंड उसमें सजेस्ट करिए, दिखाइए, बताइए, समझाइए कि भाई ये वीडियो अलग कंटेंट का अलग चीज़, इसमें भी इंप्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।